जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ ये वीडियो है गंडमूल दोष परिहार, गंडमूल दोष निवारण और बालक पर यदि ये गंडमूल होता है तो क्या अनिष्ट होता है। लेकिन अब तो मुख्यतः बच्चे सारे सर्जन हो रहे हैं और वो पंडित या ज्योतिषी को कह देते हैं कि ये मूल नक्षत्र नहीं होना चाहिए। इसका मेन बात ये देखी गई है, मैं ये देख भी रहा हूँ। हमारे पर लोग बाग आते हैं कि जी पंडित जी बच्चा सर्जरी होना है, डॉक्टर ने कहा है कि ये देख लीजिए आप किसी पंडित से पूछ के। क्या डॉक्टर इन बात को देखते हैं, विश्वास करते हैं? क्या व्यक्ति इस तरीके से विचार है कि मात्र इस गंडमूल का भय होते ही जो है सर्जरी यदि बच्चा हो रहा है तो ये विचार करते हैं कि ये मूलों में ना हो और मूल अनिष्टकारी रहता है, कष्टकारी रहता है। इतना ज्योतिषियों ने भ्रमित कर दिया, ब्राह्मणों ने भ्रमित कर दिया, पंडितों ने भ्रमित कर दिया। ऐसा क्या है, आज मैं ये जानकारी दूंगा। इसके कई पार्टों में भी समझाऊंगा आपको मैं ये वीडियो, कि आप भ्रमित ना हो किसी भी प्रकार से। यदि दोष है तो उसका परिहार भी तो है, उसका कुछ ना कुछ तोड़ भी होगा। यदि कोई, अगर आप बात सुनिए, किसी व्यक्ति को यदि कोई बीमारी हो गई है, क्या उसकी बीमारी के लिए क्या मेडिसिन नहीं है? मेडिसिन है। अन्यथा यदि जिस भाव में ये वो बीमारी हुई है तो उसको कटवा दें, उसको चीरा फाड़ी करा दें। अगर आपको इतना भय लगता है इसका, आप भ्रमित ना हो। आज यह वीडियो है खास तौर से उन गंडमूल जातकों के लिए। अब यहाँ ये समझेंगे 27 नक्षत्र होते हैं, उन 27 नक्षत्रों में 6 ही ऐसे नक्षत्र हैं जिनको गंडमूल दोष लग रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है? क्योंकि कुछ नक्षत्र हैं, 3 नक्षत्र जो बुध उनके स्वामी हैं और 3 नक्षत्र उनके केतु स्वामी हैं। लेकिन जो अग्नि तत्व राशियां हैं जिनमें वो नक्षत्र बैठे हैं तो उनके स्वामी यदि देखा गया केतु हैं। जैसे मेष राशि का प्रथम ही नक्षत्र अश्विनी है, अग्नि तत्व राशि है ये अपने में, उसका स्वामी केतु है, त्रिकोण बना हुआ है। ये देखो आप, काल पुरुष कुंडली के अनुसार ही आप समझिए, चाहे अन्य कुंडली आप मैं समझाऊंगा आपको। क्या है ऐसा कि जब कोई नक्षत्र, दो नक्षत्रों के आपस में जोड़ होता है, राशियों का जोड़ होता है, तो संधियां उनकी आते ही यदि ये अनिष्टकारी हो जाता है। लेकिन कहाँ अनिष्टकारी है वहां भी समझे और कहाँ नहीं है। अश्विनी का प्रथम चरण मेष राशि जो अग्नि तत्व राशि है, सिंह राशि, मघा का नक्षत्र, वहां भी प्रथम चरण मघा का आप समझेंगे। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, इस तरीके से जाने आप। जहां यदि आप ये समझ भी रहे होंगे वृश्चिक राशि है तो उसका अंतिम चरण नक्षत्र यदि आप समझ सकते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र है, अंतिम है तो धनु राशि, केतु वही मूल नक्षत्र प्रथम चरण है, प्रथम नक्षत्र है। मतलब कहने का अग्नि तत्व राशि है, अश्विनी का प्रथम चरण है, सिंह राशि है, मघा का प्रथम चरण है, धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, उसका मूल नक्षत्र है, प्रथम नक्षत्र है। और वहीं जल्य राशि 4, 8, 12 कर्क राशि, उसका चतुर्थ नक्षत्र है अश्लेषा। वृश्चिक राशि उसका चतुर्थ नक्षत्र है ज्येष्ठा। मीन राशि उसका चतुर्थ नक्षत्र है रेवती। यहां इस तरीके से समझिए, अग्नि तत्व राशियों में केतु के नक्षत्र स्वामी नक्षत्रों में तो यदि अंतिम प्रथम मतलब कि नक्षत्र है तो वह ये नक्षत्र हैं अश्विनी, मघा और मूल। जब जल्य राशि है, अंतिम नक्षत्र है, तो उसमें कौन सा? अश्लेषा, ज्येष्ठा और वे रेवती नक्षत्र है। अब
एक नक्षत्र आप समझेंगे, या जिस ये काल पुरुष की कुंडली है, इस काल पुरुष की कुंडली में यदि एक भाव 30 डिग्री का तो दूसरा भाव 60 डिग्री का, तो 360 डिग्री का मान नक्षत्रों का होता है। अब यहाँ समझिए कि रेवती नक्षत्र का चतुर्थ मतलब कहने का भाव, ये 4 चरण होते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, एक नक्षत्र के 4 मान होते हैं। मीन राशि है, जल्य राशि है, रेवती नक्षत्र है, उसका जो चतुर्थ चरण का ये समझिए नक्षत्र होगा, और वह मीन राशि के यदि आप ये समझ लीजिए कि वह 29 डिग्री पे, लगभग 28 डिग्री पे जब वह पहुंच रहा है तो वह संधि की ओर जा रहा है, मतलब कि मेष राशि की ओर वह नक्षत्र जो चंद्रमा है वो जा रहा है, तो वह संधि की ओर आ गया। और वहीं जहां लास्ट पॉइंट जल राशि का समाप्त हो रहा है, जल्य का, और वहीं अग्नि तत्व राशि का आरंभ होना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जल और अग्नि का समावेश नहीं है, मेल नहीं है, शत्रुता है इनकी आपस में। यदि कोई अग्नि दहक रही है, उस पर आप जल फेंक देंगे 1 बाल्टी, तो मान के चलिए वो अग्नि बुझ जाएगी। तो बुझने का प्रभाव तो सबसे खतरनाक होता है। यही यदि अगर अग्नि है और जल है, और अग्नि को यदि हम उसके पास ले जाते हैं तो वह भाप बन के उड़ जाएगा। तो हमारा शरीर जो है 5 तत्वों पर आधारित है, तो जिसमें अग्नि और जल का खास तौर से, क्योंकि जल हमारा मन और हमारी बॉडी के अंदर एक एक नस नाड़ियों में जल का प्रभाव है और अग्नि का है। यदि अग्नि कमजोर होगी तो हमारे शरीर की जठराग्नि कमजोर होगी, हमारे पाचन तंत्रों की कमजोरी आ जाएगी। अब ये रेवती नक्षत्र जो है अंतिम नक्षत्र, जल तत्व राशि मीन राशि के, यदि चंद्रमा अपनी राशि से मेष राशि की ओर जा रहा है, वही मेष राशि के आरंभ में 0 से 4 डिग्री पर यदि चंद्रमा है, और वहीं अश्विनी नक्षत्र है, और वहीं रेवती नक्षत्र को छोड़ते हुए संधि की ओर, ये समझिए संधि ही क्या है, संधि ही तो 7.5 घड़ी है, जिसे हम गडांत कहते हैं, यही गडांत है। अब कितना भयंकर है कि जल को छोड़ते हुए अग्नि में प्रवेश करते हुए, पूर्णतः अग्नि में नहीं, पूर्णतः अग्नि में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ चरण के आधार पे समझिए आप कि आरंभ के प्रथम चरण में, मतलब कि मेष राशि के अश्विनी के प्रथम चरण में, मीन राशि में रेवती के चतुर्थ चरण में, तो चतुर्थ चरण और प्रथम चरण का ये मेल और ये संधि ही जो है, वही जो है प्राणियों के लिए अधिक अनिष्टप्रद है, जिसे हम गडांत कहते हैं। 7.5 घड़ी के पर्यंत ही यह संधि लगती है। अब ये समझिए अश्लेषा नक्षत्र है, यह जल्य राशि कर्क राशि में है, उसका स्वामी बुध है, और वहाँ देखिए कि जहाँ उसका अंतिम, मेरा कहने का भाव 4 चरण होते हैं, जिसमें चौथा चरण जो अश्लेषा का है, वह चंद्रमा अपनी राशि से यदि देखेंगे आप लगभग 28 डिग्री की ओर, मघा नक्षत्र सिंह राशि की ओर जा रहे हैं, अग्नि तत्व राशि की ओर जा रहे हैं, जल को छोड़ते हुए, और वह अग्नि में उसका मिलन हो रहा है। तो यही तो मिलन, यही तो संधि, यही तो जो है मूल, यही तो गडांत मूल कहलाता है। तो जल का अग्नि से, अग्नि का जल से समावेश, ये संधि ही एक गडांत है और यही अनिष्टप्रद है। अब जब कर्क राशि को छोड़ते सिंह राशि में आना, अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण को छोड़ते हुए मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में आना, चतुर्थ और प्रथम चरण का ही तो एक मेल यदि देखा जाए अनिष्टप्रद है। अब वहीं देखेंगे आप ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि, जल्य राशि, वृश्चिक राशि, ज्येष्ठा का जो है लगभग चतुर्थ चरण राशि से लगभग 28-29 डिग्री, और वह धनु राशि की ओर, मूल नक्षत्र की ओर जा रहे हैं। यदि वहाँ अग्नि का शुरू होना और जल का समाप्त होना ही तो जो है एक मूल की संधि का ही एक घड़ी अव्युक्त संज्ञक हो गया, कि मतलब कि जो संधि है वह ही तो है गडांत। तो
यह जो है लगभग चतुर्चरण राशि से लगभग 28-29 डिग्री और वह धनु राशि की ओर, मूल नक्षत्र की ओर जा रहे हैं। यदि वहाँ अग्नि का शुरू होना और जल का समाप्त होना ही तो जो है एक मूल की संधि का ही एक घड़ी अव्युक्त संज्ञक हो गया, कि मतलब कि जो संधि है वह ही तो है गडांत। तो यह अनिष्टकारी रहता है, आप समझ गए होंगे, जल को छोड़ते हुए अग्नि में मिलते हुए। तो मूल का प्रथम चरण और ज्येष्ठा का चतुर्चरण, वृश्चिक राशि व धनु राशि, यही तो जो है एक गडांत है। तो कहने का भाव, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि अग्नि तत्व राशियां, अश्विनी, मघा, मूल इन नक्षत्र हैं, उनके स्वामी केतु हैं, जो मंगल का ही प्रभाव है। मंगल एक अग्नि तत्व प्रधान है, केतु भी अग्नि तत्व प्रधान है। अनिष्टकारी है, कहने का भाव चोट, सर्जरी आदि का काम कराता है, एक्सीडेंट का काम कराता है। अब ये समझिए आप। और जहां मतलब कि संधि ही एक ऐसा समय, दो समय मिलते हुए ये अनिष्टकारी समय हो गए। लगभग 360 डिग्री का होना, फिर उसके पश्चात 30 डिग्री का एक भाव होना, और लगभग एक नक्षत्र का जो 13 डिग्री 20 कला का इसका मान है। और इस तरीके से तो यहाँ अब थोड़ा समझते हैं कि इसका परिहार, इसकी शांति कैसे की जाए। क्योंकि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, और वहीं अश्लेषा और ज्येष्ठा और रेवती, इनके स्वामी बुध हैं। और बुध अपने में ही एक देखा जाए सौम्य उज्जल्य ग्रह है। तो अब थोड़ा इस तरीके से समझते हैं कि ज्येष्ठा मूल की संधि की एक घड़ी अव्युक्त संज्ञक है। यहां उस अव्युक्त घड़ी में उत्पन्न, वही संधि में उत्पन्न, वही मूल में उत्पन्न यदि कोई बालक है, वह पुत्र, पशु और नौकर के लिए हानिकारक माना गया है। अब इस तरीके से आप ये समझिए कि मैं आपको जानकारी यह भी दूंगा कि नक्षत्रों पे अभी मैं अभुक्त मूल विशेषता बता रहा हूं कि अभुक्त मूल गडांत की घड़ियां 4 हैं, ज्येष्ठा की अंत की 2 घड़ी और मूल की आदि की शुरू की 2 घड़ी, ऐसे 4 घड़ी को हम अभुक्त मूल कहते हैं। मतलब कि ज्येष्ठा के अंतिम के 2 चरण और मूल के प्रथम के 2 चरण, वही अभुक्त मूल कहलाते हैं। और एक घड़ी वाला अभुक्त मूल सबसे खराब होता है, 7 घड़ी वाला नहीं। तो ऐसे बालक का, लड़की का त्याग कर देना चाहिए। त्याग का अर्थ है कि उसका 27 दिन तक दर्शन नहीं करने, और उसके नक्षत्र की शांति के पश्चात ही, उस स्नान के पश्चात ही उसके दर्शन करने हैं। इसमें क्या है, 27 कहने का भाव जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है, चाहे वो अश्विनी में है, अश्लेषा में है, मघा में है, ज्येष्ठा में है, मूल में है और रेवती में, उसकी शांति, मंत्रों के जाप, और 27 जगह का कुआं का पानी, 7 जगहों की मिट्टी, चाहे घुड़शाला की, हाथीशाला की, न्यायालय की, विद्यालय की, चौराहा की, इस तरीके से आपने, और वह भी जल लेना है आपने जो जमीन से निकल रहा है, नलकूप से निकल रहा है, नदी का पानी हो, या 27 प्रकार के पत्ते, और जिसमें विशेषता 7 प्रकार के पत्ते बड़े महत्व हैं, चाहे वो पीपल हो, चाहे वह गूलर हो, चाहे वह शमी हो, चाहे वह इस तरीके से 9 ग्रहों के पत्ते, विशेषता इनका एक महत्व बताया गया है। तो उनके पत्ते आप लीजिए, दूबड़ा घास आदि आप इकट्ठा कर सकते हैं। और इनका विशेषता 27 सिक्के होते हैं, तुलादान होता है वजन के बराबर, या 27 किलो समझ लीजिए, और यहाँ इस तरीके से स्नान होता है। और ये इन पत्ते जो विशेष है उनका अर्क से स्नान होता है। और इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश
और इंद्र आदि के कलश और वरुण कलश का पूजन होता है। तो गड्डांत व मूल नक्षत्र में उत्पन्न बालक के मुख को 27 दिन तक ना देखे और इसकी शांति के बाद ही कल्याण होगा। तो अब यहाँ ये थोड़ा समझते हैं कि मूल नक्षत्र में उत्पन्न का बालक यदि दिन में हो रहा है तो वो पिता पे भारी होगा, यदि दूसरे चरण में हो रहा है, प्रथम चरण में दिन में हो रहा है तो पिता पे भारी हो रहा है। यह भी विशेषता आप समझेंगे थोड़ा। दूसरे चरण में उत्पन्न हो रहा है तो माता पे, तीसरे चरण में हो रहा था धन धान्य का नाशक, चतुर्थ चरण में हो रहा है धन का लाभ हो रहा है। तो यहाँ मूल के चौथा चरण आप समझिए, ग्रह, स्वर्ण, धन, वैभव सब मिलता है। तो मेरा कहने का भाव ये था कि यदि आप थोड़ा इस प्रकार से समझेंगे भी कि जब आप यहाँ समझे अश्लेषा नक्षत्र के चौथा चरण है और मघा नक्षत्र का प्रथम चरण है, वह स्वयं के लिए या पिता के लिए कष्टकारी होता है। कैसे समझेंगे? अश्लेषा का प्रथम चरण जन्म में राज्य सुख है, द्वितीय चरण में धन हानि है, तीसरे में माता की हानि है, चतुर्थ चरण में पिता की मृत्यु है। मघा के प्रथम चरण में माता या मातृ पक्ष की हानि है, द्वितीय चरण में पिता का नाश है, तीसरे में सुख संपत्ति, चतुर्थ चरण में धन का लाभ होना। तो जहां ये संधि हो रही है वहां वो अनिष्टकारी हो गया। ये थोड़ा आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब विशेषतः ये देखा गया है कि मूल नक्षत्र का हम जो उसका भभोग निकलता है, भभोग जो उसके यदि नक्षत्र मान यदि है और यदि ज्येष्ठा नक्षत्र इनका जोड़ है, उनका फिर 15 से भाग करके उसके 15 खंड बनते हैं। उन 15 खंडों में से 1-2 खंड का फल का विचार होता है। तो प्रथम खंड पिता के लिए, दूसरा चाचा के लिए, तीसरा बहनोई के लिए, चौथा पितामह के लिए, दादा के लिए, 5वां खंड माता के लिए, 6ठा खंड मौसी के लिए, 7वें खंड मामा के लिए, 8वां खंड चाची के लिए, 9वें खंड में सबका, 10वें में पशुओं का, वाहन का, 11वां खंड में नौकरों का, 12वें खंड में स्वयं जातक का नाश, 13वें खंड में यदि ज्येष्ठ भाई का, और 14वें खंड में बहन का, और 15वें खंड में नाना का नाश होता है। तो इस तरह मूल नक्षत्र के हम 15 भाग कर देते हैं। तो अब अथ मूलवास मतलब कि मार्गशीर्ष मास, फागुन मास, ज्येष्ठ मास, वैशाख मासों में मूल का निवास पताल लोक में जमीन की ओर, श्रावण कृतिका मतलब कि श्रावण, कार्तिक और चैत्र और पौष में मृत्युलोक का, और आषाढ़, अश्विन और भाद्रपद और माघ मास में स्वर्गलोक का मूल का निवास कहा गया है। और जिसमें मूल का निवास भूमि पर भारी दोष है, स्वर्ग का, पताल का कम दोष माना गया है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं, जो बालक दिन में मूल नक्षत्र में उत्पन्न है पिता के लिए, सायकाल में यदि उत्पन्न है तो मामा के लिए, रात्रि में यदि है तो वाहन के लिए, प्रातः काल में यदि है तो पड़ोसी वर्ग के लिए अनिष्टकारी होता है, मित्रों के लिए। यहाँ भी आप समझ सकते हैं। फिर तिथियां हैं, तृतीय है, दशमी है, षष्ठी है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, या शनिवार है या मंगलवार है। तो मूल नक्षत्र का यदि योग है तो ऐसे में इस संपूर्ण कुल का विध्वंसक होता है। तो यहां हमें तिथियों के लिए और पक्ष को भी देखना है। यदि वह तृतीया, दशमी, षष्ठी, कृष्ण पक्ष की हो तो महा अशुभ माना गया है। तो इस तरीके से ये इनका एक महत्व बताया गया है। तो मैं आगे भी आपको बताऊंगा गडान दोष के बारे में। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।